नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं किसी भी इकोनॉमी में रियल सेक्टर किस चीज़ को बोलते हैं, उसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स और गवर्नमेंट की जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। देन टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में कौन कौन सी हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो एक सिंपल वे में आप इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। साथ ही साथ आप अपना एमसीक्यू सोल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करेगा। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको इक्विप करेगी कि भाई आप किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन ट्रेस कर पाएँ, ये जान पाए कि भाई ये किस टॉपिक से पूछा गया है और उस टॉपिक को कितनी डेप्थ में कवर करना है जिससे आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ। कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको कैपेबल बनाएगी जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी पीवाईक्यू के बेसिस पे फ्रेम करती हैं उनको सोल्व करने में, और आपका एक बेसिक नॉलेज बेस तैयार करेगी जो आपको दूसरे क्वेश्चंस को भी टैकल करने में मदद करेगा। एंड फाइनली आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे और रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में कौन सी ये एक्टिविटी रियल सेक्टर की कैटेगरी में आती है। नंबर 1, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, ए कमर्शियल बैंक lending money to a trading company, a corporate body issuing rupee denominated bonds overseas. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 2, 3 and 4 only, 1, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4। इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को फिर से केयरफुली पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, और जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी के बेसिस पे सोल्व करने की ट्राई कीजिए। Then you can move towards answer and analysis part. In this case, correct answer is A, यानी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम होता है, एंड टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये दोनों चीज़ें रियल सेक्टर में आती हैं। देन जो कमर्शियल बैंक्स लैंडिंग कर रहे हैं, पैसा किसी को दे रहे हैं किसी ट्रेडिंग कंपनी को, एंड देन कॉरपोरेट बॉडी जो है वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स वगैरह इशू कर रही हैं, ये सब चीज़ें रियल सेक्टर में नहीं आती। डिटेल से बात करते हैं, रियल सेक्टर बोलते किस चीज़ को है। रियल सेक्टर ये किसी भी अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा है, यानी पूरी अर्थव्यवस्था का ये एक हिस्सा है जिसका मेन काम प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स से डील करना है। टेंजिबल गुड्स मतलब जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, जो सर्विसेज फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो सर्विस है, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ये सभी चीज़ें रियल सेक्टर में आती हैं जो कि प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल टेंजिबल गुड्स और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है। कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट लेवल इस चीज़ को दर्शाते हैं कि भाई रियल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी इसकी सेहत कैसी है, ये ठीक है, बुरा है, या इम्प्रूव कर रहा है, या गिरावट में जा रहा है। इन सब चीज़ों को इन इंडिकेटर्स के ज़रिए देखा जा सकता है कि भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। देन इसी के अंडर में कुछ सब सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, एनर्जी, माइनिंग, मिनरल्स। इसके बाद एक दूसरा सेक्टर जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर है। वो किस चीज़ से डील करता है, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स का क्रिएशन है, उनका मैनेजमेंट है या फिर एक्सचेंज है। फाइनेंशियल एसेट्स से मतलब ये है स्टॉक, बॉन्ड वगैरह, इन सब से रिलेटेड जो सेक्टर डील करता है उसको फाइनेंशियल सेक्टर बोलते हैं। जैसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स,
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सेविंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह, बोरोइंग, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल सेक्टर की कैटेगरी में आती हैं। इंश्योरेंस वगैरह, स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह, ऐसे किसी भी अर्थव्यवस्था में ये दो मेजर सेक्टर हैं, रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर। जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन में हमारी बाकी की दो स्टेटमेंट हैं, दीज आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर, राइट। Next is, which one of the following situations best reflects indirect transfers often talked about in media recently with reference to India? Indirect transfers का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष अंतरण. An Indian company investing in a foreign enterprise and paying taxes to foreign country on the profits arising out of its investment. A foreign company investing in India and paying taxes to the country of its base on the profits arising out of its investment. An Indian company purchases tangible assets in a foreign country and sells such assets after their value increases and transfers the proceeds to India. A foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from assets located in India. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स का कंसेप्ट है उससे रिलेटेड है? डी इज़ द राइट आंसर। इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र अगर आप जानते हैं कंसेप्ट को तो आप इसको ठीक मार्क कर पाएंगे। इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र मतलब जो डायरेक्टली किसी एसेट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है, इट इज़ ए टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जिसमें जो भी एसेट है या इन्वेस्टमेंट है उसकी ओनरशिप का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट वो एसेट बेचा नहीं जा रहा, उसके शेयर्स या फिर इक्विटी बेची जा रही है, उनके थ्रू ओनरशिप का ट्रांसफ़र हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक मान लीजिए टेक्सटाइल मिल है, उसको कंपनी एक्स ने ओन कर रखा है फ़िलहाल, वो कंपनी एक्स के पास टेक्सटाइल मिल है, कंपनी एक्स अपनी टेक्सटाइल मिल को बेचना चाहती है। देन डायरेक्ट उसके पास दो ऑप्शन, या तो वो डायरेक्ट मिल की वैल्यू लगा दे कि भाई ये टेक्सटाइल मिल है, हम बेचना चाहते हैं, जो भी लेना चाहता है वो बता दो। लेकिन सेकंड ऑप्शन वो क्या करती है कि जो भी इस टेक्सटाइल मिल है इसके शेयर्स के थ्रू इसको पूरा बेच देती है, तो उसको इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र बोलेंगे कि किसी भी एसेट की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है और वो इनडायरेक्टली हो रही है। मान लीजिए कंपनी वाई ने इसको ख़रीद लिया, तो दैट विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, अगर उसने शेयर्स के थ्रू उसको ख़रीदा। इसके क्या यूज़ हैं, ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलता है? एक ये कि भाई ईजिली एफिशिएंट और कन्वीनियंट वे में चीज़ों का ट्रांसफ़र लेन देन हो जाता है, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट या एसेट्स को प्रोटेक्शन मिलती है। टैक्स के भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र्स में नहीं मिलते, राइट। टैक्सेस पे करना होता है जब आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हो। देन इट हेल्प्स नेविगेट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी आप इजीली फॉलो कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इज, विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और ए कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, while equity financing is considered revenue expenditure. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. इस बारे में बात हो रही है, बात हो रही है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। मेन इन दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है कि भाई नई टेक्नोलॉजी को ख़रीदना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में आता है, डेट की फाइनेंसिंग करना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में आता है, लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर में आता है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड करेक्ट नहीं। अगर आप रेवेन्यू से गैस भी करना चाहें, आपको नहीं भी पता हो, तो रेवेन्यू मतलब जो चीज़ पैसे से डील करती है, कैपिटल मतलब जो फिजिकल एसेट्स हैं। इनके बीच का डिफरेंस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। कैपिटल एसेट्स या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें खर्चा किस चीज़ पे लगा है, लॉन्ग टर्म फिजिकल एसेट्स को
या तो आपने ख़रीदा है, या उनको अपग्रेड किया है, या फिर उनको मेंटेन करने में खर्चा लगाया है। इन सब टाइप का खर्चा फिजिकल एसेट्स में अगर लगा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। ये फिजिकल एसेट्स बेहद ज़रूरी होते हैं कंपनी के ऑपरेशंस को रन करने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, और फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कंपनी नई मशीनरी खरीद रही है, नए व्हीकल खरीद रही है, नई बिल्डिंग्स बनवा रही है, इक्विपमेंट नए खरीद रही है, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी खरीद रही है, ये सब कैपिटल हैं, लॉन्ग टर्म चलेंगी, फिजिकल एसेट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो कंपनी को अपने रोज़मर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए करना पड़ता है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए करना पड़ता है, जैसे सैलरी पे करना, टैक्सेस पे करना, ऑफिस की ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, रेंट वगैरह, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है, मेंटेनेंस वगैरह है, रिपेयर, कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड मार्केटिंग वगैरह करनी है, ये सब चीज़ें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आए। After that, with reference to the Indian economy, consider the following statements. Number one, a share of the household financial savings goes towards government borrowings. Number two, dated securities issued at market related rates in auctions form a large component of internal debt. Which of the above statements is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. करेक्ट आंसर इज सी, यानी दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। किस बारे में बात हो रही है? हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स और इंटरनल डेट के बारे में बात हो रही है। देखते हैं ये क्या है। हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स क्या है कि किसी भी घर की जो इनकम है उसका एक हिस्सा, यानी इनकम का, किसी भी घर की जो इनकम है उसका एक हिस्सा किसी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट किया जाए। फाइनेंशियल एसेट से मतलब क्या है? मान लीजिए आपकी इनकम साल में 1 लाख रुपए है, आपने फिक्स कर लिया कि वही 20,000 रुपये हर साल, मतलब सॉरी हर मंथ आपको डिपॉजिट करने हैं। आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, आपको 20,000 रुपये सेविंग के तौर पे बैंक में डिपॉजिट करने हैं। दैट इज़ कॉल्ड हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग। या फिर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, स्टॉक या बॉन्ड खरीद लिए, या किसी पेंशन फंड की इंस्टॉलमेंट भर, ये सभी किसी भी घर की जो इनकम का एक हिस्सा ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स में लगाया जाता है, उसको हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग बोलते हैं। इसका मकसद क्या होता है ऐसा करने का? कि वही एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्यूचर में अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो इंश्योर की जा सके, रिटायरमेंट वगैरह की प्लानिंग की जा सके, इमरजेंसी के खर्चों को पूरा किया जा सके, और कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए जा सके। इससे रिलेटेड जो डाटा है वो आरबीआई कंपाइल और पब्लिश करता है अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में। हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग का एक पार्ट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट्स की बोरोइंग में भी जाता है। कैसे जाता है? मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, सरकार बैंक से कर्ज लेती है या फिर कुछ पैसा उधार लेती है, तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ बेचती है। देन जो सरकार पैसा दे रही है वो इन ए वे इनडायरेक्टली जो हाउस होल्ड ने बैंक में पैसा जमा कर रखा है उसी का एक हिस्सा है। सो दैट इज़ कॉल्ड, मतलब गवर्नमेंट बोरोइंग्स इनडायरेक्टली फ्रॉम हाउस होल्ड। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके ज़रिए भी गवर्नमेंट बोरो करती है। डेटेड सिक्योरिटीज़ के बारे में ऑलरेडी लेक्चर 14 में बात हो चुकी है, लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं ये लार्ज पार्ट है किसका? इंटरनल डेट का। इंटरनल डेट क्या है? सरकार का जो कर्ज है, यानी सरकार ने जो पैसा उधार ले रखा है वो एक तो बाहर से लेती है, एक अंदर से लेती है। बाहर अंदर का क्या मतलब है? बाहर से मतलब विदेशों से, देश से बाहर से। अंदर से मतलब देश के अंदर से, जो भी अपने डोमेस्टिक सोर्सेज हैं उनसे जो सरकार उधार लेती है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। जैसे बजट में कमी पड़ गई, उसको पूरा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको पूरा करने के लिए, कोई और खर्चा है, उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये इंटरनल डेट है। जब सरकार डोमेस्टिक अंदरूनी सोर्सेज से ऐसा पैसा लेती है, उसमें मेनली सरकार जो ट्रेजरी बिल्स हैं,
गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू करती है आरबीआई के ज़रिए, राइट। आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये चीज़ें इशू करता है, इनके बदले उसको पैसा मिलता है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स: आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। हाउ मैनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स? इनमें से कौन कौन सी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं? ओनली वन स्टेट, ओनली टू स्टेट, ओनली थ्री स्टेट्स, ऑल फोर स्टेट्स? करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ओनली थ्री स्टेट्स। थ्री स्टेट्स कौन कौन सी हैं? दैट इज केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। नोट दी। टी के बारे में, टी इंडस्ट्री के बारे में, या फिर टी जो क्रॉप है इसके बारे में बात करते हैं। चाय है क्या? चाय एक बीवरेज है, या फिर हिंदी में इसको पेय पदार्थ बोलते हैं, जो कि कैमेला साइनेसिस प्लांट से बनता है। ये खरीफ सीजन में उगाई जाती है और इसके लिए ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर की कंडीशंस 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छी रहती हैं। 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल भी अच्छा रहता है। थोड़ी एसिडिक सॉइल चाहिए जिसमें कैल्शियम ना हो और जो पोरस हो, जिससे पानी का पर्कुलेशन अच्छे से हो उसके। इंडिया के केस में टॉप प्रोड्यूसर असम है। इसके अलावा त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में भी टी प्रोड्यूस की जाती है। दार्जिलिंग की जो टी है उसको शैंपेन ऑफ टी बोला जाता है पूरी दुनिया में। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। वर्ल्ड के लेवल पे टॉप प्रोड्यूसर चाइना है। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड इज केन्या, फोर्थ श्रीलंका और फिफ्थ वियतनाम। एक्सपोर्टर की कैटेगरी में भी चाइना नंबर 1 है और इंडिया सेकंड है, देन केन्या, श्रीलंका एंड वियतनाम। कंज्यूमर की कैटेगरी में भी चाइना नंबर 1 है एंड इंडिया सेकंड, थर्ड इज टर्की, फोर्थ यूके एंड फिफ्थ रसिया। दैट इज हाउ द स्टेटस इज। थैंक यू।